चैनल। तो देखो, हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री को कैसे पढ़ा, हिस्ट्री जैसे ही पढ़ा है। इसमें थोड़ा सा जो ये वाला पार्ट है, इसमें हम इसको थोड़ा ज्योग्राफी जैसे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें हम ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड जो हैं इंडिया के, वो पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड का क्या मतलब होता है कि कितने पहाड़ हैं, कौन सा पहाड़ है, ठीक है, मतलब जो मेन सिग्निफिकेंट कौन कौन से हमारे माउंटेन्स हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ पे नदियां हैं, और उनके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड पार्ट IS अपना पार्ट 8। ठीक है, तो पहले ये देखो कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, वो एरिया जो यहाँ पे इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, ये वाला एरिया कैसे घिरा हुआ, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंडियन ओशन है, इसके जितने भी जो कंट्रीज़ हैं वो इनसे लगती हैं, स्पेशली इस वाले एरिया में, उसको हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन कौन सी जगह आती है उसमें? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश। ये सब पहले इंडिया ही हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे डिवीज़न होते गए। इंडिया पाकिस्तान हो गया, नेपाल डिवीज़न हो गया, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश डिवाइडेड हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, डिवीज़न होता गया। आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि जो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ऑल्दो कितना डिफरेंस है, देखो यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ बांग्लादेश है ना, दोनों में कितना डिफरेंस है, पर फिर भी दोनों एक कंट्री क्यों होते थे। थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और वो कैसे डिवाइड हुए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो थोड़ा पता करना है इसके बारे में। अभी सिर्फ कंट्रीज़ के नाम याद रखो कि ये जो 6 कंट्रीज़ हैं, इनको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। इंडिया का नाम क्या है? इंडिया का नाम भारतवर्ष था और हिंदुस्तान था। एंशिएंट टाइम में हम सिर्फ 2 नाम से भारत को बुलाते थे, अपने देश को बुलाते थे। पहला क्या था? भारतवर्ष। दूसरा क्या था? हिंदुस्तान था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब इन्वेजन स्टार्ट हुए, इन्वेजन का क्या मतलब होता है, जब बाहर से लोग आने लग गए, तो देखो नदी थी एक जिसको कहते थे सिंधु। और बेसिकली जब भी कोई भी इंसान इंडिया को डिस्क्राइब करता था, तो वो ये बोलता था कि सिंधु नदी के तट पर स्थित जो स्थल है उसको हम कहते हैं हिंदुस्तान। ठीक है, जो अरेबियन पीपल जो थे उन्होंने भी यही लिखा था, है ना। तो जब लोग डिस्क्राइब करते थे तो हमेशा सिंधु नदी की बात होती थी, हमेशा सिंधु नदी की बात होती थी। बट जो इन्वेजन्स हुए उनमें बहुत लोग ऐसे थे जो सिंधु को हिंदू बोलते थे या इंदू बोलते थे या इंडस बोलते थे। ठीक है, तो इसलिए इंडिया और जो अपना हिंदुस्तान है उसका जो है गठन हुआ, क्योंकि वो स को ह बोलते थे या फिर इंडस बोलते थे। सिंधु नदी को या तो इंडस वैली कहा जाता था, तभी तुम लोगों ने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, या तो सिंधु घाटी को इंडस कहा जाता था। ठीक है, हिंद कहा जाता था, हिंद। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, इंडस हिंदुस्तान कहते थे, या तो क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। ठीक है, इंडिया ऑल द बहुत लेटर नेम जो है वो ब्रिटेन लोगों ने यूज़ किया था, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इंडिया नहीं कहना चाहिए, भारत ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया है उसको भारत कहा गया है। ठीक है, तो अभी शायद केस भी चल रहा है कोर्ट में कि हम लोग भारत ही कहें, इंडिया ना कहें। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या क्या है, तो पहले हिमालय है नॉर्थ में, फिर जो ये पमीर प्लाटू है और सुलेमान किठार रेंज है, ये दोनों हैं वेस्ट और नॉर्दर्न वेस्टर्न साइज में। बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है वेस्ट में, इंडियन ओशन कहाँ है, साउथ में, जो नीचे वाला साइड है अपना। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल डिविजन्स में क्या आता है, एक है हमारा हिमालय, इंडो गैंगटिक, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड डक्कन प्लाटू, ये 3 डिविजन्स याद रखना। ठीक है, अब हिमालय के बारे में देखो, बहुत छोटा सा टॉपिक है आज वैसे हमारा। हिमालय क्या है, 24 जो 100 किलोमीटर्स लॉन्ग है, मतलब बहुत ऊंचा एक पहाड़ है। ठीक है, ये 250 to 300 किलोमीटर वाइड है, मतलब इतना चौड़ा और इतना लंबा है। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान और वेस्ट म्यांमार और ईस्ट को टच करता है, मतलब इस पूरे एरिया में जो है वो हिमालय की रेंज जाती है। हिमालयन रेंज का क्या मतलब है, जैसे ये एक पहाड़ है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक पहाड़, हमेशा हम कैसे बनाते थे बचपन में, ये 1 2, हमेशा हम ऐसे पहाड़ बनाते थे। क्यों? क्योंकि पहाड़ हमेशा अकेला नहीं होता, इसके साथ और भी ऐसे ऐसे पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सबसे बड़े वाले को हमने हिमालय नाम दे दिया, तो इन सबको हम क्या कहने लगे, हिमालयन रेंजेस। ठीक है, यहाँ पे 114 पीक्स हैं, 114 जो हैं वो चोटियाँ हैं, चोटियाँ एज इन हिल्स, जो पीक जो सबसे ऊंचाई वाला जगह होता है। ठीक है,
और ये क्या है, 20,000 फीट से ऊंची है, मतलब बहुत ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो है गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो जानते होंगे कि सबसे जो ऊंचा है वो माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंचनगंगा। इसको और प्रोनाउंसिएशन में वेरी करता है, अलग अलग जगह पे कंचनगंगा को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, बट नाम इसका कंचनगंगा है। फिर गौरी, इसके बारे में थोड़ा मैं कम जानती हूँ, बाकी तो आई नो। फिर नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये जो हैं ये हाईएस्ट हिल्स माने जाते हैं, मतलब सबसे ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं वो मानी जाती हैं। जो हिमालय था वो हमेशा एक्ट करता था बैरियर के जैसा। ठीक है, देखो जो माउंटेन है उनका बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है इंडिया का अगर रिस्पेक्ट में आप देखो। क्यों? क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा था, तो जो इन्वेजन हो सकते थे वो उतने नहीं हुए। क्यों? बहुत ऊंचा पर्वत चढ़ के आना था, और हर कोई दशरथ मांझी नहीं था कि पहाड़ तोड़ने लग जाए, है ना। ऊपर से और अगर 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 ये हिमालय पर्वत नहीं होते ना, तो इंडिया सारा आइस से घिरा हुआ होता, क्योंकि जो वहाँ से कोल्ड विंड्स आती हैं उसके कारण पूरा इंडिया जो होता वो रेगिस्तान होता, बर्फ़ का रेगिस्तान आई शुड से, क्योंकि पूरा कोल्ड विंड से भरा हुआ होता। सिर्फ हिमालय के कारण ही जो हमारा भारत है उसमें सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हिमालयस का होना। अब आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हो? देखो, हिमालयस में क्या है, बर्फ़ है ज़्यादातर। अब बर्फ़ किससे पिघल रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो रहा है? पोल्यूशन से। तो अगर पोल्यूशन रोकेंगे तो हिमालय बचा रहेगा, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी नहीं, और हिमालय बचा रहेगा तो कूल विंड्स नहीं आएंगी। तो जो इंडिया है वो आइस का डेजर्ट होने से बचा रहेगा, और इसलिए क्या होगा, सीज़न चेंज होता रहेगा, है ना। तो आप इस तरह कोरिलेट कर सकते हो चाहो तो। और दो इसमें पासेस हैं, पासेस एज इन दो पाथ हैं जहाँ से इन्वेजन्स होते थे। और ये जो खाबर पास है ये बहुत पॉपुलर रहा है, यहाँ से बहुत सारे इन्वेजन्स हुए हैं। अब पहाड़ भी कितना बचा है, थोड़ा बहुत छेंद बच गया होगा, तो वहाँ से लोग आना शुरू कर दिए, हो गया। फिर अब ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में जानते हैं। जो ब्रह्मपुत्र है ये हिमालय, इट कवर्स मोर देन 2 to 5 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फर्टाइल प्लेन लैंड। ठीक है, जो हिमालय है वो 2 to 5 हेक्टर्स ऑफ प्लेन लैंड को जो है वो उसके अंदर आता है। ठीक है, इनसे बहुत सारी, हिमालय से बहुत सारी रिवर का ओरिजिन हुआ है, ये सब जानते होंगे। ठीक है, जैसे इंडस मतलब सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं। इनको हम नदी क्यों नहीं कह रहे, रिवर सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है जैसे एक रिवर निकली यहाँ से, एक और यहाँ से, एक जगह से यहाँ से पानी चला गया, एक यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर रिवर्स भी आप इसको कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो क्या होता है, जैसे ये तो ये क्या हुआ, ये एक लौती रिवर थी, अब इसका क्या हो गया, 3 रिवर हो गई, तो ये पूरा सिस्टम बन गया रिवर का। 3 मेन कौन कौन सी हैं? एक सिंधु है, आप इसको इंडस कहते हैं, दूसरा कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, और तीसरा कौन सी है? गंगा। गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 रीज़न क्या है? इंडिया की जो गंगा है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक है, दूसरी चीज़, जितने भी फर्टाइल एरिया, जितने भी क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा पवित्र नदियाँ, सैक्रेड रिवर्स आप उसको कह सकते हैं, वो है जो है वो इंडिया मानी जाती है। ठीक है, एंशियंट रिवर्स सरस्वती की भी बात की जाती है, जिसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो है, जैसे ये सरस्वती है, ये इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी जो नदियां हैं उनसे और जगह पे पानी जाता था। जैसे कि कौन कौन सी जगह थी वो? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, पहले राजस्थान और पंजाब में बहुत बारिश होती थी, पता है, अब नहीं होती है। ठीक है, जो इंडस है, जो सिंधु है, जो सिंधु घाटी है, जो सिंधु रिवर है, वो 5 ट्रिब्यूटरीज बनाती है। मतलब वो एक रिवर है जिससे 5 नदियाँ निकलती हैं, सतलज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम। चनाब झेलम आपने कहाँ सुना है? बहुत सारी जगह आपको कहते हैं ना। एक जॉली LLB 2 में एक डायलॉग था कि आपने ये जो चनाब झेलम जैसी कहानी सुनाई, दैट मीन्स बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? ये दोनों जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस शो करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन जो है वो मानसरोवर से हुआ है। मानसरोवर कहाँ है? हिमालय में। बेसिकली कहाँ है? कैलाश पर्वत वाली जो रेंज है, सबने सुना होगा कैलाश पर्वत में मानसरोवर है। मानसरोवर क्या है? लेक है। कितना अजीब लगता है ये बोलने में कि एक तालाब से नदी निकली है। जनरली क्या होता है, लोग नदियों से पानी तालाब में भरते हैं, पर मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकली है। बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, ये प्लाटू तिब्बत की तरफ बहती है,
भारत आने से पहले। तिब्बत से ये चाइना साइड चले जाती है, ठीक है। और वहाँ पे इसको शैम्पू कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे टी साइलेंट रहता है, इसको शैम्पू कहते हैं। फिर वही नदी कहाँ आती है, इंडिया आती है लौट के, जहाँ से इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र पड़ता है। मतलब ब्रह्मपुत्र का पहला नाम क्या पड़ा, शैम्पू। फिर उसके बाद दूसरा नाम क्या पड़ा, ब्रह्मपुत्र, जब वो ब्रह्मपुत्र में वापस आ गई, ठीक है। फिर इन्हीं से गंगा का उद्गम होता है। गंगा का उद्गम स्थल आप क्या कहते हैं, सॉरी, गंगा का उद्गम स्थल को आप क्या कहा जाता है, कहा जाता है गंगोत्री, ठीक है। और गंगोत्री में एक चीज़ और याद रखना, गौमुख से गंगा का ओरिजिन होता है कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो जहाँ से ओरिजिन होता था उसका जो स्ट्रक्चर था वो काऊ के फेस जैसा दिखता था, इसलिए कंफ्यूज मत होना अगर कभी गौमुख का जो है वो टर्म कॉइन किया जाए या टर्म के बारे में बात की जाए, ठीक है। तो गंगा कहाँ से ओरिजिन होती है, गंगोत्री से। जमुना कहाँ से ओरिजिन होती है, जमुनोत्री से। और सरस्वती कहाँ से होती है, संस्कृतरी कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ दो ही है, गंगोत्री और जमुनोत्री, याद रखना, ठीक है। गंगा बहुत बड़ी रिवर है, मैंने बताया, बहुत जगह से फ्लो करती है। बहुत सारी जगह का नाम तो आप बता ही सकते हो, क्योंकि बेसिकली जितने भी आप क्या कहते हैं प्लेसेस, जैसे प्रयागराज हो गया, वहाँ पे गंगा का बहुत वैल्यू है ना। तो इन सब चीज़ों का नाम याद रखना, और बहुत इसको पवित्र नदी मानते हैं, ये सब जानते हैं। अब डेक्कन प्लाटू के बारे में बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं 2-3 दिन पहले अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी डेक्कन प्लाटू के बारे में, एंड उसने मेरे से पूछा कि प्लाटू का क्या मतलब होता है। एंड देन आई रियलाइज़ कि बेसिकली होता यही है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने प्लाटू के बारे में बहुत पहले पढ़ा था। बहुत सारे लोग दो दोस्तों ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा, तो आई वाज लाइक वाह, बड़ा जल्दी भूल गए। बट भूल जाते हैं लोग। प्लाटू का क्या मतलब होता है, ऐसा लैंड, ऐसी जगह जो कि समतल है पर क्या कहते हैं उसको, समुद्र तट से ऊंची है। मतलब जैसे ये समुद्र है और यहाँ पास एक जगह है जो इसकी, देखो ये समुद्र नीचे है ना, ये ऊपर है और प्लेन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लाटू कहेंगे, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लाटू जो है ये रहता है, मतलब ये एक प्लेस है डेक्कन प्लाटू। हमने इंडिया, मतलब इंडिया को पढ़ने के लिए हमने उसको काइंड ऑफ क्लासीफाई किया है अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में है, जो थोड़ा टिल्टेड है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। जो वेस्टर्न साइड है, अ रेंज ऑफ हाई क्लिफ्स इज लोकेटेड इन साउथ टू नॉर्थ, लीविंग अ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन बिटवीन इट एंड द सी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ याद आई, जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, ये दोनों घाट जो है, देखो इंडिया में क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तुम अगर इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में कभी लेक्चर होगा तो अब कभी वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी कि इंडिया को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला प्लेस माना जाता है। इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, आई थिंक 13 हैं, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत रिच मानी जाती है, तो इसलिए उन जगह को प्रिवेंट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो वाला एरिया है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को माना जाता है, ठीक है। तो ये घाट वाले चीज़ याद रखना, ठीक है। जो ईस्टर्न घाट है वो डिवाइडेड है इनटू ग्रुप ऑफ लो हिल्स, मतलब छोटी छोटी घाटियों में डिवाइडेड है। और यहाँ पे थोड़े थोड़े जो है वो गैप्स हैं जहाँ से रिवर आती है। सेंट्रल प्लाटू कहाँ पे है, गुजरात से जो छोटा नागपुर है वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, बहुत सारी बड़ी जगह में फैला हुआ है। थार इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन डिज़र्ट है। डिज़र्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। कौन सा, थार। आई थिंक आप सबको याद होगा कि थार डिज़र्ट क्या है ना। तो थार डेजर्ट है बस, और क्या, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट टू अरावली रेंजेस तक फैला हुआ है। सेंट्रल इंडिया प्लाटू इज कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लाटू, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड वाले रीजन में हम। बुंदेलखंड बघेलखंड मतलब कौन सा रीजन हो जाता है अपना, एमपी छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन होता है। ये बहुत ब्लर फोटो आई है, आप इसको सर्च कर लेना नेट पे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डेक्कन प्लाटू है, यहाँ पे सेंट्रल है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे डेजर्ट है, ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये देख लेना। कोस्टल रीजन का मतलब क्या होता है, वो तट वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे सी पोर्ट्स होते हैं, मतलब कि बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स आके रुकती है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स प्लेन गल्फ ऑफ कम्बाई तक है, केरला वाले पार्ट तक है, ठीक है। और इसमें याद रखना कि यहाँ ये जो एरिया था, पहले लोग ऐसे नहीं था कि कार से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं या एरोप्लेन से आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूट डेवलप हुआ था लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए वो था शिप, ठीक है। लोग पानी से आते थे या तो लैंड से आते थे, उड़ के आने का कोई मतलब नहीं था, बेचारे उड़ नहीं सकते थे, ठीक है। बाकी अगर आप बात करो तो अभी जो
क्या नाम था उसका, रावण का जो विमान था वो अभी फाइनली बनाया जा रहा है, नासा ने बनाया है मरकुरी फ्यूल यूज़ करके, ठीक है। तो हो सकता है बहुत फ्यूचर, बहुत पास्ट में लोग उड़ते रहे हों अपने विमान से, पर ये जो मिड वाला पास्ट है जिसकी हम बात करते हैं जनरली, वहाँ कोई नहीं उड़ता था। तो जो सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट था, सबसे फास्टेस्ट तरीके से अगर तुम कहीं पहुंच सकते हो तो लोग रिवर का इस्तेमाल करते थे। हम लोगों ने ये पढ़ा था किसके टाइम पे, अशोका का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होते थे या अशोका होते थे, वो पैसा लेते थे उन लोगों से जो रिवर क्रॉस करते थे। क्यों? क्योंकि रिवर से आप जल्दी आ जा सकते हो, एंड टाइम इज़ मनी, तो तुम मनी बचाओगे तो हमको भी थोड़ा मनी दो, ऐसे करते थे, ठीक है, ऐसे टैक्स लेते थे। तो ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ से बहुत इन्वेजन हुए क्योंकि लोग वहीं से आते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहीं से एंटर की थी, कोस्टल रीजन से, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड कोलंग कोस्ट एंड द साउथर्न वन इज कॉल्ड मेबार कोस्ट, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेबर्स, मतलब वही जो होबर्स मतलब क्या होता है, वही जो बंदरगाह होती है वो लोकेट करते थे इस रीजन पे, ठीक है। और फ्यू नेचुरल होब्स थे ऑब्वियसली, तो ठीक है। ये क्या करते थे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते थे। हिस्टोरिकल टाइम पे बहुत सारे जो लोग हैं वो यहीं से आए, तो इंडिया के लिए तो नहीं पर उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी। इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी, जब ट्रेडिंग होती थी तो इंडिया का जो भी सामान इम्पोर्ट होता था वो वहीं से होता था, जिसके कारण क्या था, कम्युनिकेशन जो था अपना अच्छा बना हुआ था, और बहुत ज़्यादा इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था, तो अच्छा था। अब हम क्लाइमेट की बात करते हैं अगर, तो क्लाइमेट जो है इंडिया का वो ज़्यादातर वार्म रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमको हिमालयन रेंज बचा लेती है ठंडी होने से, ठीक है, मतलब सर्दी पड़ने से। बेसिकली 3 जो हैं वो जो है सीज़न पड़ते हैं, आप 5 में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक ऑटम आता है अपना, एक बसंत ऋतु आता है, एक पतझड़, एक गर्मी, एक सर्दी और एक बरसात, ठीक है। एक और होती है शायद जिसका मुझे नाम याद नहीं है, बट बेसिकली 3, अब हम लोग 3 पढ़ते हैं, ठंडी, गर्मी और बारिश। मार्च से जून तक क्या रहता है, गर्म रहता है। जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा लू में बहुत सारे आदमी मर जाते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ गरीबी इन इंडिया। और गरीबी क्यों है उसके बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। फिर उसके बाद रेनी सीज़न आता है, जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है। फिर मानसून रेंजेस जो हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून रेंजेस है, वो मानसून लाती है इंडिया में। एक तरीके की हवा जो है ना, वो हवा चलती है जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्लाउड्स यहाँ मूव करके आते हैं और उसके कारण जो है वो बारिश होती है, ठीक है। जो हरियाणा और राजस्थान है, आर सम पार्ट्स ऑफ सिंध एंड गुजरात रिसीव लेस रेनफॉल। यहाँ पे क्या है, लेस रेनफॉल होती है, पर मैंने आपको पहले बताया था कि पहले यहाँ पे बहुत रेनफॉल हुआ करती थी। इट रिसीव्ड अ हायर रेनफॉल, ठीक है, जिसके लिए एक आइडल कंडीशन बन गई हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। पहले के लोग वहाँ पे सिविलाइज होना, वहाँ पे बसना प्रेफर करते थे जहाँ पे नदियाँ हों। आप देख लो, किसी भी महल पे देख लो, कोई भी महल जो आपको मिलता है, या तो वो बहुत बड़े पहाड़ पे है, पर्वत पे है, ऊंची जगह पे है, या तो वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे रिवर हो। चाहे आप ताजमहल देख लो, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पहले के लोगों को पानी भर के लाना पड़ता था, सप्लाई सिस्टम था नहीं, ठीक है। तो पानी क्या करना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था। या तो लोग प्रेफर करते थे कि नदी पास में हो, ताकि पहले लोग हंटर्स गैदरर्स एग्रीकल्चर वाले हुआ करते थे, तो वो चाहते थे कि पानी की जो सुविधा है वो बनी रहे, ठीक है। पाइपलाइन सिस्टम इतने अच्छे नहीं थे पहले, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी कुछ था, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने प्रेफर किया कि वो हमेशा रिवर के पास रहें। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कहाँ ओरिजिन, रिवर के पास, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। छोटा सा सेशन था बट इम्पॉर्टेंट सेशन था। इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज पता चली होंगी, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, स्पेशली क्लाइमेट्स के बारे में, और हिमालयन के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस तो आपको पता चले ही होंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।